Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is my this is my classroom, guys. Let's study to this new chapter in this unit 4, and this is name is electromagnetic induction. And in it, this is a very important chapter for your board examination because the two question is compulses camera to the exam. अरे बस इतनी अंग्रेजी पर्याप्त है। आ जाओ। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू इकाई 4। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इकाई 4। ये हमारी चौथी यूनिट है मेरे बच्चों। यूनिट 4। यूनिट 4 में कुल मिलाकर के 2 पार्ट हैं, ठीक है। यूनिट 4 में कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें से इस यूनिट का नाम दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट का नाम है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। चलिए अब इसमें इस यूनिट में हम कुल 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए उसका पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है अध्याय 10। भाई अध्याय 10 क्या पढ़ेंगे बच्चों? अध्याय 10 पढ़ेंगे। और अध्याय 10 में अध्याय 10 में हमें पढ़ना है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में। चलिए बच्चों इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिक चलो पहला हेडिंग बच्चों इसमें पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? अरे सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स दूसरे चैप्टर, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए बच्चों, तो ये हम चुंबकीय फ्लक्स, सबसे पहले हम अपने चैप्टर को समझ लेते हैं। थोड़ा सा चैप्टर में क्या है, कैसे है, बातें बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने डेरिवेशन करेंगे आपके बोर्ड में आना ही आना है बच्चों। इन्हीं में से आपके बोर्ड में एक आध क्वेश्चन लॉन्ग का जरूर मिलता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सीरियस होकर के ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर में जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ बच्चों एक ऐसी फिनोमिना, एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जहां वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से एक नए कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यूनिट और चैप्टर से अवगत करा दूं कि इसके बारे में क्या है चैप्टर में। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो बाबू ये एक प्रक्रिया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां हम लोग अपने आप ऑटोमेटिक से धारा बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक से धारा बनाते हैं, जिसका अगर मैं एक सीधा सा छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूं तो जैसे आप लोग छोटा सा मोटर घर में देखते होंगे। आप लोग घर में मोटर देखते हो ना, ऐसा वाला छोटा सा होता होगा जिसमें आप लोग पंखी लगा करके, है ना, पंखी लगा करके नचाते हैं। और कई बार आप लोगों ने ये एनालाइज किया होगा कि अगर हम इसके पीछे बल्ब जोड़ दें, इसके पीछे तो पिन निकले होते हैं ना, अगर उन पिनों में हम क्या करें? बल्ब जोड़ दें, ठीक है। पिनों में क्या करें बच्चों? बल्ब जोड़ दें। और इस पिन, ये जो आगे निब निकली होती है, इसको, इस निब को काफी जोर से अगर हम घुमाएं, काफी तेजी से घुमाएं, तो हम देखते होंगे कि ये ऑटोमेटिक जलता हो गया, साइकिल में लगा कर, है ना। हाँ, साइकिल में लगा करके कर लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में यही प्रक्रिया बच्चों कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वहां जो फिनोमिना हो रही है उसी फिनोमिना को हम लोग कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अगर बेसिक आपको डेफिनेशन दूं तो इससे डेफिनेशन में कहा जाता है कि जब किसी कुंडली, किसी लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स क्या है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी चैप्टर से अवगत हो रहे हैं, उनकी एक एक बातें जो भी मैं बता रहा हूं उनको आगे चल करके हम लोग कवर कर लेंगे। तो जब किसी कुंडली हो या लूप हो, अगर इनके तलों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन अगर हो,
तो कुंडली से बद्ध अगर या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके कारण हमारे लूप में, हमारी कुंडली में ऑटोमेटिक से एक धारा प्रोड्यूस होने लगती है, ऑटोमेटिक से एक धारा पैदा होने लगती है। इस फिनोमिना को कहा जाता है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहा जाता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कुंडली हो या लूप हो, उनसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है, अलग अलग तरीकों से करना है, और उसके कारण जो हमें ऑटोमेटिक से एक धारा मिलेगी तो हम उसके सारे कंडीशन को पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि कैसे क्या होते हैं, कि किस प्रकार से आप धारा बदल सकते हैं, किस प्रकार से कितने तरीकों से आप बदल सकते हैं, है ना, धारा प्राप्त करने के कितने नियम हो सकते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हमें इस पर अध्ययन करना है। और अगला चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो प्रत्यावर्ती धारा है। और प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जो एसी वाली करंट होती है, जिसे हम लोग बेसिकली एसी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका पूरा नाम अल्टरनेटिव करंट है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की पूरी कंडीशन चैप्टर नंबर हम लोग 11th में पढ़ेंगे। अभी 10th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी घटना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर हम लोग किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करें या लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करें तो उस लूप में या उस कुंडली में ऑटोमेटिक से, है ना, एक धारा पैदा हो जाती है। समझ में आया? इस फिनोमिना को, इस घटना को नाम दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की पूरी कहानी को और सुचारू ढंग से समझने के लिए हम छोटे छोटे हेडिंग से आगे बढ़ेंगे, जिसमें पहला हेडिंग पढ़ेंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। चलिए देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की कहानी क्या है, आइए समझ लें। देखिए, देखो बच्चों, हम ये बात तो जान चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किससे होना भैया? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण दो तरीकों से होता है। पहला, या तो धारा के थ्रू हो जाएगा या दूसरा किसी चुंबक के थ्रू हो जाएगा। क्यों? चुंबकीय क्षेत्र बनने के यही दो हमारे पास तो उपाय है। चुंबकीय क्षेत्र अगर हम बनाना चाहें तो इसी दो पैटर्न से तो बना सकते हैं बच्चों। या तो धारा किसी चालक तार में भेज दे तो उससे भी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, अगर कहीं चुंबक है तो अपना ऑटोमेटिक खुद का चुंबकीय क्षेत्र रखता ही अपने पास। तो ये दो तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का। लेकिन दोनों कंडीशन में, चाहे आप इसके थ्रू से चाहे आप इसके थ्रू से, दोनों में से किसी के भी थ्रू से अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन में एक बात कॉमन आएगी, और वो कॉमन बात है बच्चों चुंबकीय बल रेखा। क्या बच्चों? चुंबकीय बल रेखा। अब चुंबकीय बल रेखाएं दोनों में पाई जाएंगी, चाहे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो, चाहे धारा के कारण, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं ही वह एलिमेंट है, वह तत्व है जिसकी वजह से हमारी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक सतह है, एक तल है, जो कि काल्पनिक तौर पे है। ये रहा हमारा सतह, ये रहा हमारा काल्पनिक तल। और बच्चे लोग, अगर इसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इस तल को क्या करें बाबू? चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। अगर बाई द वे मान के चलें कि इसे हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उसमें चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होंगी? अरे चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आ रहा है? और ये देखो, ये आपका एक सतह है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए है, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर बच्चों, वेक्टर सतह के लंबवत बाहर की ओर। हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो अपने तल के लंबवत, तो ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन तल के लंबवत बाहर की ओर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब देखो, इसको हमने क्या किया भाइयों? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। इसको हमने कहाँ रखा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र का कंटेंट क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें उपस्थित सभी चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में चलती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। आई बात समझ में? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहे और एक ही डायरेक्शन में चले, तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं जिस चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों, अब वो हमारा एक काल्पनिक तल है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इसका क्षेत्रफल वेक्टर है, वेक्टर। इसे हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, और वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बच्चों? एक समान। हमारा ये जो चुंबकीय क्षेत्र है कैसा मेरे बच्चों? एक समान है। और एक समान होने का तात्पर्य उसी से है जो मैंने डेफिनेशन में भी आपसे कहा। अब मान लिया कि इससे कुछ चुंबकीय बल रेखाएं सतह के लंबवत निकल रही, इसके तल के कैसे निकल रही बच्चों? सतह के अभिलंबवत। ये चुंबकीय बल रेखा है जिन्हें मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है,
और ये इस सतह पर अभिलंबवत निकल रही है। देखिए ये चुंबकीय बल रेखा है, उस सतह के उस तल के अभिलंबवत ये जो निकल रही है ये सब क्या है बच्चों? ये चुंबकीय बल रेखा है। ये क्या है बच्चों? चुंबकीय बल रेखा है। अब देखो ध्यान से समझो। अच्छा, इसके चारों तरफ भी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं जगहों से जा रही है, आपके तल से गुजर रही है। इसकी मतलब साइड से भी ये चुंबकीय बल रेखाएं आ जा रही है, ठीक है? इसके उस साइड भी, इस साइड भी, ऐसे कई सारी चुंबकीय बल रेखाएं। अब सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस सतह के अभिलंबवत, वो जो तल लिया है आपने, उस तल के अभिलंबवत जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर पा रही हैं, उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बच्चों चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है? किसी काल्पनिक तल को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस काल्पनिक तल के अभिलंबवत जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, उन सभी चुंबकीय बल रेखाओं की माप को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बच्चों हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आई बात समझ में? चुंबकीय फ्लक्स की कहानी क्या है? अब सीधा मुद्दे पर, डेफिनेशन पर बात करते हैं बच्चों। किसी काल्पनिक तल से गुजरने वाली अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मेरे बच्चों फिर से ध्यान दीजिए। किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत, और ये काल्पनिक पृष्ठ कहाँ होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र में होना चाहिए, समझ में? किसी काल्पनिक पृष्ठ को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं अभिलंबवत निकलेंगी, उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को मेरे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई? चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स उन चुंबकीय बल रेखाओं को कहा जाता है जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरती है। क्लियर हो गया बात? चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग मेरे बच्चों φb से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? φb से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? अब जरा आगे देखिए बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स को φb से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया कि यहाँ का जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो वेक्टर b है। मान लिया कि यहाँ का जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा बच्चों? वेक्टर b है। और ये जो तल है इसका सतह कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? a। और अगर बच्चों हम दोनों का डॉट गुणन निकाल दें, वेक्टर b डॉट वेक्टर a का, तो वेक्टर b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और वेक्टर a क्या है? आपके तल का क्षेत्रफल वेक्टर है। अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का डॉट गुणन कर दें तो इस तल से बद्ध हमको क्या मिल जाता है? चुंबकीय फ्लक्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स मिल जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में जो मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है, आप अपने चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को देख लो और आप दोनों के क्षेत्रफल वेक्टर को देख लो। आपका चुंबकीय क्षेत्र, आपका क्षेत्रफल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है कि अलग अलग है? एक ही डायरेक्शन में है। और हम जानते हैं कि डॉट गुणन के मामले में हाँ b एक cos थीटा हो जाएगा, जहां थीटा, ध्यान दीजिए, जहां थीटा वेक्टर b तथा वेक्टर a के बीच का कोण, तल के बीच का कोण नहीं है मेरे बच्चों। थीटा जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, जो ये लाइन है ये क्षेत्रफल वेक्टर है, उस क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का ये कोण है बाबू, के बीच का कोण है। ध्यान दीजिए। अब इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है? आपके चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर, तल के लंबवत निकल करके ऊपर की ओर जा रही है। आपका जो क्षेत्रफल वेक्टर वो भी तल के लंबवत बाहर की ओर जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर हो जा रही है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। तब φb बराबर आ जाता है बच्चों ba cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। और φb बराबर b into a, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाता है, सॉरी फॉर्मूला। अब एक चीज और देखिएगा। अच्छा, ये चीज मैंने वेक्टर b डॉट वेक्टर a कहां से लिखा है, ये चीज समझ पा रहे हो? आपको दो वेक्टरों का डॉट गुणन पता है। अगर दो वेक्टर डॉट गुणन करते हैं तो उनके डॉट गुणन फलनों का जो मान होता है, परिमाण होता है, वो सदैव दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में? तो ये दो वेक्टरों का जो डॉट गुणन होता है, उस रूल से हमने वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू ba cos थीटा को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है? अच्छा, ये तो मामला तब के लिए है
जब क्षेत्रफल वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का कोण 0 डिग्री। यदि बाई द वे हम मान के चलते हैं कि हमारा ये तल है और चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार स्थिर हो गया कि वो चुंबकीय बल रेखाओं के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है बच्चों? थीटा डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा तल हो गया, तो ज्यादा टेढ़ा हो गया ना। चलो, ये हमारा तल हो गया और ये हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। ये क्या है बच्चों? क्षेत्रफल वेक्टर है, वेक्टर ए। ये क्या है? वेक्टर ए। और अब की बार हमारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही है। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं तल पे तिरछा जा रही है। तल पे कैसी जा रही है बच्चों? तिरछा जा रही है। ठीक है, ऐसे निकल जा रही है। ऐसे निकल रही है। और यहां जरा देखो, अब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। कितना हो गया? तब इस परिस्थिति में क्षेत्रफल, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है बच्चों? थीटा। तब आप फॉर्मूला प्रयोग करिएगा बी ए कॉस थीटा। समझ में आया? ठीक। हाँ, जब थीटा डिग्री हो जाएगा, अब थीटा का मान यहाँ जो भी है आप पुट अप करके वैल्यू निकालते रहिएगा। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, तल द्वारा बनाया गया कोण कभी नहीं लेना होता है। सदैव यहाँ जो एंगल यूज किया जाता है वो एंगल क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र। नहीं, वॉलपेपर नहीं। ये यार, ये जो ड्रोन कैमरा उड़ा रहा है आजकल, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है। कैमरामैन कहाँ से आया सर? कैमरामैन कहाँ का? कैमरामैन ये फ्रांस से आया था। चलो देखो, तो ये समझ में आ गया भाई। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना लाला कि बाई द वे किसी तल का क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर ही हो और उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वेक्टर बी है। समझ में आया? तो बाबू लोग, क्षेत्रफल वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर, समझ में आ रहा है, दोनों का डॉट गुणनफल उस पृष्ठ द्वारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि ये आपके पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर ए है, इसे हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में रखा हुआ है। अब अगर आप वेक्टर बी और वेक्टर ए का बच्चों डॉट गुणन निकालेंगे तो ये डॉट गुणनफल इस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। अर्थात फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, या बी ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बोल सकते हैं। और डॉट गुणनफल के रूल से हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं बच्चों? बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा याद रखिएगा बी और ए के बीच का कोण, याद रखना, तल नहीं, क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये आपका बच्चों हो जाता है फॉर्मूला। ये दोनों आपके फॉर्मूले के तौर पे याद रखिएगा। अब इसके हम मात्रक की बात कर लेते हैं बच्चों कि ये फाई बी का मात्रक होता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है। तो पहले यहाँ देखो बी है, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे बी है और बी का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। गुणे ए है तो गुणे ए के स्थान पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, मात्रक आ जाता है बच्चों इसका वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बच्चों